अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 12th का जो हेल्थ एंड डिसीज़ सेहत और अमराज इस चैप्टर के नेक्स्ट डिसीज़ की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस क्या है? ये बीमारी तुफैली हैवान पैरासाइट जिसे गोल दूधे राउंडवर्म, जिसका नाम है एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड, से होता है। पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इन्फेक्शियस डिसीज़ है इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, यानी कि ये जो है मैदे की बीमारी है, पेट की छोटी आंत में उसकी बीमारी है कि एक जो राउंड वर्म होता है, यानी कि जो गोल दूधे होते हैं जिसे हम केचुए कहते हैं, जिसका नाम है एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स। ये एक राउंड वर्म है, एक नीमेटोड है, ये एक तुफैली हैवान है, पैरासाइट है जो बीमारी फैलाता है। ये हैवानात लंबे सलाखनुमा और दोनों सिरों पर चपटे होते हैं या नोकदार होते हैं। तो जो बच्चों के पेट में जो केचुए होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो केचुए होते हैं, जो एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड है, ये हैवानात लंबे होते हैं, सलाखनुमा होते हैं, दोनों सिरों पर चपटे होते हैं या नोकदार होते हैं। बैरूनी परत जो है उनकी जो एपिडर्मिस है से खारिज की गई क्यूटिकल मोटी जिल्द से इनका जिस्म ढका होता है। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या है कि क्या जो है अलामतें ज़ाहिर होंगी कि जिस किसी को कौन सी बीमारी है, एस्कैरिस है। तो क्या होता है, मैदे और आंतों में दर्द होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट अकम्पनीड विथ वोमिटिंग एंड फीवर, उनको जो है वो बुखार आएगा और उसी तरीके से जो है ख़ैं भी होंगी और बुखार भी आएगा। पल्मोनरी डिसऑर्डर अकर इन द पेशेंट, न्यूमोनाइटिस दैट इज़ इन्फ्लामेशन इन द एल्वियोलर वॉल, यानी कि जो फेफड़े हैं वो फेफड़ों में दूधे पहुंचने की वजह से, ये एस्कैरिस पहुंचने की वजह से इनको जो है पल्मोनरी डिसऑर्डर हो जाता है और न्यूमोनाइटिस जो है वो हो जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस, यानी कि भूख जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, भूख नहीं लगेंगी, और वेट लॉस होगा यानी कि वज़न में भी कमी आएगी। इओसिनोफीलिया, इओसिनोफीलिया यानी नंबर ऑफ इओसिनोफिल इज़ इंक्रीज्ड। जो इओसिनोफिल है, इओसिनोफिल क्या थे, हमारे खून के अंदर के जो एसिडोफिल्स थे, WBCs की टाइप के अंदर जो एसिडोफिल्स थे, जिसे हमने इओसिनोफिल्स भी कहते हैं, इनकी तादाद में इजाफा हो जाता है। तो याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इओसिनोफिल बढ़ जाए इसे इओसिनोफिलिया कहते हैं। एंड प्रेजेंस ऑफ द लाइव वर्म इन द फेसल मैटर, यानी कि जो मरीज़ है, मरीज़ के फुजले में, उसके टॉयलेट में ज़िंदा दूधे जो है वो नज़र आते हैं, और दूधों का जो झुंड है वो आंतों के काम में भी रुकावट पैदा करता है। तो ये हैं एस्कैरियासिस की अलामतें। अब हम इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन को डिस्कस करते हैं कि ये फैलता कैसे है, क्या होता है। तो फूड एंड ड्रिंक्स कंटामिनेटेड विद द एग ऑफ दिस वर्म इज़ द मेन मोड ऑफ transmission. Egg hatch inside the intestine of the new host. The larva pass through the various organ and settle as adult in the digestive system. यानी कि जो भी ग़िज़ा है, जो भी फूड है, और गंदा खाना और गंदे पानी की वजह से इसमें उसके अंडे जो है वो वर्म के बैठ जाते हैं और इस तरीक़े से वो बीमारी को ट्रांसमिट करते हैं। ये जो एग्स होते हैं, जो अंडे होते हैं, ये आलूदा पानी और सब्ज़ियाँ में मौजूद होते हैं और यही मर्ज़ के फैलने की अहम वजह है। बड़ा दूधा इंसान की छोटी आंत में रहता है और वो 2 माह तक तकरीबन हर साल वो 2 लाख बैज़े देता है। कितने बैज़े देता है वो? 2 लाख बैज़े जो है वो देता है, जो मरीज़ के फुजले के साथ खारिज होते हैं। गैर बारावर बैज़े जिस्म में दाखिल होते हैं लेकिन गैर नुकसानदा होते हैं, जबकि बारावर बैज़े जिस्म में दाखिल होते ही जनीन में तब्दील हो जाते हैं और 18 दिनों से लेकर जो है कई हफ्तों तक ही नुकसानदा साबित होते हैं। मरीज़ की आंतों में जीन से छोटे बच्चे लार्वे पैदा होते हैं और आंतों की दीवारों पर ये हमला करते हैं और इस तरीके से खून के ज़रिए मरीज़ के फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं, जिसके लिए इन्हें 10 से 14 दिन लगते हैं। फिर वो फेफड़ों को फाड़ते हुए सांस की नाली और हलक तक पहुंचकर ग़िज़ा के साथ पेट में दोबारा दाखिल होते हैं और छोटी आंत में पहुंचकर बड़े बड़े दूधों में तब्दील हो जाते हैं। इनके इस मुकम्मल सफ़र में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं।
तो यहाँ पर जो आपको लाइफ साइकिल बताई गई है ये दौरे हयात में आप लोगों को समझा रही हूँ। बड़ा दूधा तकरीबन जो है मरीज़ के जिस्म में 1 से 2 साल तक ज़िंदा रहता है। मरीज़ के फुजले में पिछली मरतबा बैज़े 60 से 70 दिन के बाद नज़र आते हैं। तो इस तरीक़े से ये अपनी ज़िंदगी को क्या है कंप्लीट करते हैं, उनका दौरे हयात है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस कैन बी डन बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूल। जो स्टूल होता है, जो फुजला होता है, उसको क्या किया जाता है, देखा जाता है, उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स लाइक, अब ड्रग्स के नाम याद रखना है आपने, पाइपराजीन, मेबेंडाजोल, लेवामिजोल एंड पायरेंटल। ये जो है एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स के ख़िलाफ़ में बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। ये ड्रग्स बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। तो यहाँ पर इनके नाम भी आप याद रखेंगे। इसके बाद है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। कैसे आप इसके एहतियाती तदाबीर क्या रहेंगे, क्या प्रिवेंशन करेंगे। तो ग़िज़ा की धूल मिट्टी से हिफाजत की जानी चाहिए, टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि खुले में टॉयलेट नहीं करना चाहिए। मरीज़ के फुजले को सही तरीक़े से दफन करना चाहिए। हाथ अच्छी तरह साबुन और गर्म पानी से धोना चाहिए। बीमारी वाले इलाक़े में नीचे गिरी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो कीमियाई अद्वियात होते हैं, जैसे कि नाम आपको दिया गया था मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, इनका इस्तेमाल करके जो है गोल दूधों को ख़त्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने प्रिवेंशन एंड कंट्रोल भी देख चुके हैं। तो अब तक के जो है प्रीवियस वीडियो में और अब तक के वीडियो में हम लोगों ने 3 डिसीज़ेज़ जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहला हमने देखा था मलेरिया। मलेरिया को फैलाने वाला था प्लाज्मोडियम। उसके बाद हमने देखा है अमीबियोसिस। अमीबियोसिस को फैलाने वाला था एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। और आज के वीडियो में हमने देखा है एस्कैरियासिस, जिसे फैलाने वाला है एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट डिसीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है फिलेरियासिस। इसका नाम क्या है? फिलेरियासिस। इसको हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। अब इसकी वजूहात क्या है, किस वजह से फैलता है? फिलेरियासिस तुफैली हैवान से होने वाला मुताद्दी मर्ज़ है जो रेशो नुमा निमेटोड से गोल दूधों से ही होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को इसके जो है 3 डिविज़न्स दिए गए हैं। तो फिलेरियासिस इज़ कॉज्ड बाय थ्रेड लाइक वर्म निमेटोड। थ्रेड लाइक बोल तो रेशो की तरह धागा नुमा जो निमेटोड होता है गोल दूधों से ये फैलता है। द निमेटोड पैरासाइट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वाया द मॉस्किटो बाइट। और ये किस तरीके से फैलता है? ये जो है मच्छर जो है मच्छर का नाम होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्या होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। ऐसा मच्छर मरीज़ को काटता है तो माइक्रोफिलेरिया मच्छर के खून में दाखिल हो जाते हैं और फिर ये मच्छर जो है वो सवारी का काम अंजाम देता है। और इस तरीके से मच्छर के जिस्म में माइक्रोफिलेरिया की जिस्मानी तब्दीली होती हैं और वो लार्वे में तब्दील हो जाता है। और तकरीबन 1 साल के बाद लार्वा जो है जिस्मानी हालत में फिर तब्दीली होती है और वो बड़े दूधों में तब्दील होता है और इस लायक हो जाता है कि मरीज़ के जिस्म में हज़ारों बैज़ों को पैदा कर सके और फिर इसका दूसरा दौर हयात शुरू हो जाता है। इस तरह ये दूधे एक मरीज़ से लार्वा वाली हालत में मच्छर के ज़रिए दूसरे इंसानों में मुंतकिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 सब टाइप दिए गए हैं। फिलेरियासिस 3 किस्म की है। लिम्फेटिक फिलेरियासिस, सबक्यूटेनियस फिलेरियासिस जिसका एग्जाम्पल है लोआ लोआ एंड मंसोनेला स्पेसीज, एंड सीरस एब्डोमिनल कैविटी फिलेरियासिस जिसको हम मंसोनेला स्पेसीज से ये फैलता है। तो यहाँ पर इनके नाम भी आप याद रखेंगे। लिम्फेटिक फिलेरियासिस को दूसरा नाम है एलिफेंटियासिस। किसकी वजह से फैल रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए। फिलेरियासिस फैलता है किसकी वजह से? वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ब्रूगिया मेलाई एंड ब्रूगिया टिमोरी। 3 नाम जो है वो याद करने हैं। फिलेरियासिस फैलाने वाला, लिम्फेटिक फिलेरियासिस फैलाने वाला कौन है? वो है कौन से वर्म? वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ब्रूगिया मेलाई, ब्रूगिया टिमोरी। तो ये जो है वर्म्स के नाम हैं। अब साइन एंड सिम्टम्स की क्या अलामतें हैं? जो मरीज़ को जो है फिलेरियासिस होता है उनकी क्या अलामतें हैं?
लिम्फेटिक फिलेरियासिस की सबसे नुमाया अलामत जो है वो इडेमा है, यानी कि सूजन है, जिसमें मरीज़ के पैरों की जिल्द और बाफ के हिस्सों में हद दर्जा सूजन हो जाती है। इस वजह से जिस तरीके से हाथी होता है, एलिफेंट होता है, कितना मोटा होता है, इसी तरीके से इतनी हद दर्जा सूजन बढ़ जाती है कि ये बीमारी को फेल्पा यानी एलिफेंटियासिस कहते हैं। इस बीमारी में खुर्दबीनी जानदार इंसान के लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है, इस वजह से लिम्फेटिक फिलेरियासिस होता है। एलिफेंटियासिस में मरीज़ के निचले हिस्सों पर असर होता है, जबकि दूसरे फिलेरियासिस में जिस्म के दूसरे हिस्सों पर असर होता है। बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी दोनों पैरों, हाथों और सीनों के अलावा स्क्रॉटम की झिल्ली में भी क्या है, असरअंदाज होता है। तो ये हो गए हैं इसकी अलामतें। अब हम यहाँ पर इसकी क्या देखेंगे, आप लोगों को मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में होता है, मॉस्किटो स्टेज में कैसे होता है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसका जो है हमें डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, उसी के साथ साथ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल भी देखना है। तो क्या है कि सबसे पहले वो इलाक़ा जहाँ फिलेरियासिस बीमारी फैली हुई है, इस इलाक़े की तहक़ीक़ की जाए। वहाँ पर इस इलाक़े में कहीं रुका हुआ पानी या किसी तालाब में जमा हुआ पानी या पानी को क्या है साफ़ करना है, और इस इलाक़े से वो गंदे पानी को क्या करना है, निकाल देना है। घर में दरवाज़े खिड़कियों पर मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है। घर में मॉस्किटो कॉइल का भी इस्तेमाल करना है। घर की अच्छी तरह से साफ़ रखाई करनी है। कीड़े मार दवाओं का भी इस्तेमाल करना है। तो ये तो हो गया है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात। अब हम इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो यूज़ ऑफ डाईइथाइल कार्बामेज़ाइन सिट्रेट twice a day for 3 weeks and thereafter for 5 days every 6 months is effective against filarial worm। यानी इस मरीज़ के इलाज के लिए रोज़ाना 2 मरतबा डाईइथाइल कार्बामाइन 100 मिलीग्राम का 3 हफ्तों तक और हर 6 महीने में 5 दिन इस्तेमाल करने से राहत हासिल होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिलेरियासिस इस डिसीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप अपनी नोटबुक में ये तमाम पॉइंट को ऐड कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।